नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुष्पाल। यूपी लाइव में आज सबसे पहले बात होगी सीएम योगी आदित्यनाथ के सिंगापुर दौरे को लेकर के। दिखाएंगे आपको उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया है। तो वहीं बात होगी रंगों, भक्ति और दिव्य मस्ती की लहरों में डूबी ब्रजभूमि की, जिसमें आपको दिखाएंगे कि किस तरह लड्डू मार होली खेली गई और पुलिस की कैसी रही तैयारी। तो वहीं बताएंगे आपको कि अयोध्या में खाद्य सुरक्षा विभाग ने रमजान और होली जैसे पवित्र त्योहारों से ठीक पहले मिलावटखोरों को कैसे सख्त कार्रवाई दी है, सख्त चेतावनी दी है। देंगे जानकारी उत्तर प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर की। लेकिन सबसे पहले खबर प्रदेश के बजट सत्र को लेकर के। सिंगापुर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। 2030 तक यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात कही गई है। यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक में अच्छा काम हुआ है। दो दिनों में 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को मिले हैं। यहां पर 60,000 करोड़ रुपए के एमओयूज भी शामिल हैं। इसी के साथ ये तमाम ब्रीफिंग जो है ये योगी आदित्यनाथ की ओर से दी गई है। 2 दिन में 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ की ओर से निवेशों को लेकर के और यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने को लेकर के क्या कुछ कहा गया है, सुनते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजनरी लीडरशिप में भारत ने पिछले 11 वर्षों के अंदर समग्र विकास के जिन क्षेत्रों में प्रगति की है, विकास की उन्हीं संभावनाओं को उत्तर प्रदेश के अंदर स्थापित करने के पिछले 8.5-9 वर्ष के अंदर उन प्रयासों को आगे बढ़ाने के क्रम में उत्तर प्रदेश ने इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक में, सर्विस सेक्टर में, वेलफेयर के सेक्टर में काफी अच्छी दिशा में एक प्रगति को आगे बढ़ाया है। और मुझे प्रसन्नता है इस बात को कि जो भारत की भी और प्रदेश की भी इमेज आज दुनिया के अंदर बहुत सकारात्मक रूप से लोग देख रहे हैं। मैं पिछले कल 2 दिनों से 100 से अधिक लोगों से हम लोग मिले हैं, जिनमें सिंगापुर के माननीय राष्ट्रपति जी से, सिंगापुर के माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ, यहां के माननीय उप प्रधानमंत्री जी के साथ, यहां के माननीय होम मिनिस्टर के साथ, यहां के माननीय एनर्जी मिनिस्टर के साथ हमारी बहुत अच्छी सकारात्मक बातचीत हुई। इसके साथ ही यहां की जो प्रमुख फिनटेक कंपनियां हैं, जिसमें तमासेक, जीआईसी, यूएससी, सेट्स, यूवीपीएन, जीएचएस ग्रीन, शेप कोर्स, ब्लैकस्टोन, इन सभी के चेयरमैन और सीईओज के साथ भी मेरी यहां बैठक हुई है और ये सभी सकारात्मक थी। इनमें से कई कंपनियां ऐसी हैं जो भारत में और यूपी के अंदर पहले से अपना इन्वेस्टमेंट कर भी रही हैं, जिनमें से देश का जो सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है, गंगा एक्सप्रेसवे, उसके निर्माण में भी कुछ कंपनियों ने अपना इन्वेस्टमेंट वहां पर पहले से किया हुआ है। मुझे अच्छा लगा कि यूपी के बारे में लोगों की धारणा में 360 डिग्री का अंतर आया है। आज हर व्यक्ति, आप जिस भी इन्वेस्टर से बात करो, आज प्रातःकाल से ही मैं देख रहा हूं कि हम लोगों ने यहां पे उन क्षेत्रों का भी दौरा किया जहां पर एक सामान्य लोगों को जाना बहुत कठिन होता है। जैसे बहुत शीघ्र आने वाला नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ कार्गो की फैसिलिटी डेवलप करने और एमआरओ विकसित करने के लिए जो कार्य होना है, सिंगापुर को उसमें दक्षता प्राप्त है। यहां के एमआरओ को हम लोगों ने देखा है।
यहां के कार्गो की फैसिलिटी को हमने देखा है। मेरे साथ डेलीगेशन से जुड़े हुए सभी लोग वहां पर गए थे, उन लोगों को बहुत अच्छा लगा और वे सभी लोग उत्तर प्रदेश के साथ इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए अपना सहयोग देने को तैयार हैं। तो योगी आदित्यनाथ सिंगापुर और जापान की यात्रा पर हैं। किस तरीके से उत्तर प्रदेश में निवेश है, इसको लेकर के आपने उनको सुना। वहीं वाराणसी से अगली बड़ी खबर सामने आई, जहां पर कोडिन युक्त कफ सिरप तस्करी का मामला सामने आया है। इस मामले में कार्रवाई लगातार जारी है। भोला जायसवाल और मनोज कुमार यादव की संपत्तियां फ्रीज कर दी गई है। वाराणसी पुलिस ने कुल 12 करोड़ 66 लाख रुपए की संपत्तियों को फ्रीज किया है। भोला जायसवाल के नाम से भी जुड़ी हुई कुछ संपत्तियां फ्रीज की गई है। शुभम जायसवाल और मनोज यादव अभी भी फरार चल रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। वहीं इसी को लेकर के विजय प्रताप सिंह एसपी की ओर से क्या कहा गया है, एसीपी की ओर से क्या कुछ कहा गया, सुनते हैं। 68F NDPS की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें जो अभियुक्त है मनोज कुमार यादव तथा उनका सहअभियुक्त भोला जायसवाल के संपत्ति फ्रीजीकरण की कार्रवाई की जा रही है। आज जो है टोटल 20 जगह ये संपत्ति फ्रीज की कार्रवाई की जाएगी। जो 20 प्रॉपर्टी उनका अनुमानित मूल्य 12 करोड़ 66 लाख के आसपास है। इसके अलावा 7 बैंक अकाउंट्स भी हैं जिनको फ्रीज किया जा रहा है। इन बैंक अकाउंट में 86 लाख के आसपास अमाउंट है जिसके ऊपर ये कार्रवाई की जा रही है। बरसाना से रंग रस भरी खबर सामने आई है, जहां राधा रानी का पावन धाम इन दिनों लड्डू होली और लठमार होली के लिए पूरी तरह से तैयार है। लाडली जी मंदिर में विश्व प्रसिद्ध लड्डू होली खेली जा रही है, जिसमें श्रद्धालुओं पर बूंदी के मीठे लड्डुओं की बरसात हो रही है। रंग की जगह मिठास बिखर रही है, जो राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का अनुपम प्रतीक है। और गोकुल से आए कृष्ण भक्तों का लड्डू मारकर स्वागत किया जा रहा है। किस तरीके की यहां पर यह होली देखने को मिल रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। बरसाना राधा रानी का पावन धाम इन दिनों लड्डू होली और लठमार होली के लिए पूरी तरह तैयार है, जहां ब्रज की अनोखी परंपराएं जीवंत हो रही है। बरसाना में विश्व प्रसिद्ध लड्डू होली खेली जा रही है, जिसमें लाडली जी मंदिर में श्रद्धालुओं पर बूंदी के मीठे लड्डुओं की बरसात होती है और रंग की जगह मिठास बिखरती है। ये उत्सव राधा कृष्ण की प्रेम लीला का प्रतीक है, जहाँ गोकुल से आए कृष्ण भक्तों को लड्डू मारकर स्वागत किया जाता है। बुधवार को यहाँ लठमार होली का भव्य आयोजन होगा, जिसमें बरसाना की ने यानी महिलाएं और नंदगांव से आए पुरुषों पर हल्के लठों से प्रेम से प्रहार करती है, जबकि पुरुष ढालों से बचाव करते हुए मस्ती में डूब जाते हैं। यह परंपरा कृष्ण द्वारा राधा और सखियों को छेड़ने की लीला पर आधारित है। मथुरा के डीएम चंद्र प्रकाश सिंह और पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार के नेतृत्व में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, जिसमें बरसाना को 8 जोन और 14 सेक्टर में बांटा गया है। 150 से अधिक सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन, 10 वॉच टावर और हजारों पुलिसकर्मी तैनात है। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। विश्व प्रसिद्ध लड्डू मार और लठमार होली बरसाना में 24 और 25 फरवरी को मनाई जाएगी, जिसके लिए आपने स्वयं देखा है कि बहुत माइक्रो लेवल के प्लानिंग करके साफ सफाई और पूरी जो गलियां थी उनको थीम पेंटिंग, जो रोड्स टूटे हुए थे उनको नए सिरे से बनाया गया है। राधा रानी जी के जो मंदिर है उसको सजाया गया है। उद्देश्य यही है कि जो लाखों लाख श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो, और जो यहाँ के ब्रज की होली है वो हम लोगों की सभ्यता और संस्कृति का परिचायक है। हम उसको जीते हैं, हर व्यक्ति यहाँ उसको जीता है, हर क्षण को जीता है, और जो लोग आए उससे आनंदित हों, बिना किसी विघ्न बाधा से वो अपने घरों को जाएं और बार बार यहाँ आने का उनका मन करे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कई बार समीक्षा लेकर के होली को व्यापक स्तर पर तैयारी कराई है, और भव्य और दिव्य तरीके से होली हो। किसी भी श्रद्धालु को, चाहे वो बरसाना में हो, नंदगांव में हो, या मथुरा की रंगभरनी एकादशी हो, या ठाकुर बांके बिहारी जी के मंदिर में रंगभरनी के दिन होली हो, या परिक्रमा हो, इसके अलावा होरंगा हो, हर जगह हम लोगों ने माइक्रो लेवल पे तैयारी की है। साफ सफाई की, रोड के रंग रोगन का, थीम पेंटिंग का, और जो इस बार नई चीज की गई है कि कोई केमिकल युक्त का अबीर, गुलाल या रंग को धारा 144 में प्रतिबंधित किया गया है। लोग प्राकृतिक रंगों से होली खेलें ताकि किसी के स्वास्थ्य पे प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। और मुझे पूरा विश्वास है कि ठाकुर बांके बिहारी जी, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी
का ये जो समर्पित त्योहार है वो बहुत ही भव्य और दिव्य तरीके से मनाया जाएगा। पुलिस ने हाईटेक निगरानी के लिए QR कोड जारी किया है, जिसे स्कैन कर श्रद्धालु एंट्री एग्जिट रूट, ट्रैफिक, पार्किंग, मेडिकल और अन्य सुविधाओं की जानकारी पा सकते हैं, जबकि बाहरी वाहनों पर शाम 5 बजे से रोक लगाई गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे राजकीय मेला घोषित किया है। रोपवे संचालन जारी है। राधा रानी के दर्शन 14 घंटे तक बढ़ाए गए हैं और हुरियारिनों के लिए पास व्यवस्था लागू की गई है, ताकि लाखों श्रद्धालु सुरक्षित, संगठित और भव्य तरीके से इस पावन उत्सव का आनंद ले सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। इस बीच लखनऊ से बेहद दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां आशियाना इलाके में 21 वर्षीय बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी है। मृतक पॉलिथिन आपको बता दें पैथोलॉजी लैब के मालिक और शराब कारोबारी थे, जिन्होंने बेटे पर नीट जैसी प्रतियोगिता परीक्षा क्रैक करने और डॉक्टर बनने के लिए लगातार दबाव बनाया था। इस मामले में क्या कुछ हुआ है और पुलिस की ओर से किस तरीके से कार्रवाई की गई है, क्या कुछ ये पूरा मामला है, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आशियाना इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां बेटे अक्षत प्रताप सिंह ने अपने पिता मानवेंद्र सिंह की हत्या कर दी। मृतक मानवेंद्र सिंह, जो एक पैथोलॉजी लैब के मालिक और शराब कारोबारी थे, ने बेटे पर नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए बार बार दबाव बनाया था, जिससे विवाद बढ़ गया। जानकारी है कि 20 फरवरी को हुए झगड़े के दौरान अक्षत ने पिता की लाइसेंसी राइफल से गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद उसने शव को तीसरी मंजिल से ग्राउंड फ्लोर पर लाकर एक खाली कमरे में टुकड़ों में काट दिया। धड़ को घर में रखे नीले ड्रम में छिपा दिया और हाथ पैर जैसे अन्य हिस्सों को सदरौना इलाके के पास अलग अलग जगह फेंक दिया। बेटे ने जो बताया कि इस हिसाब से कि जो है पापा जो है दिल्ली गए हुए हैं, कल शाम तक आ जाएंगे। उस दिन तो हम लोगों ने फोन नहीं किया था, कुछ भी नहीं रहा। नेक्स्ट डे से फोन ट्राई करना तो फोन स्विच ऑफ जा रहे थे। लास्ट सीन भी उनका जो है एक दिन पहले का दिखा रहा था। उनका फ़ोन कभी ऑफ नहीं होता था, और अगर ऑफ हुआ है तो ऑन होने के बाद जिसको जिसको रहता सबकी कॉल करते थे। कभी उनके साथ ये नहीं रहता कि फ़ोन अगर ऑफ है, ऑफ ही नहीं होता था। और कभी भी किसी भी कंडीशन में फ़ोन होगा उनका तो वो उठेगा जरूर, उनकी हमेशा रहती थी। 3 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, तो ये था कि कल आ जाएंगे शाम तक, तो जो है कोई दिक्कत नहीं। तो ये था कि कल शाम तक आ ही जाएंगे पापा। तो जब दूसरे दिन भी नहीं आए तो हम लोगों ने एप्लीकेशन थाने में दी कि ऐसी सी बात हुई है। तो उन्होंने एक एप्लीकेशन दे दी, उन्होंने कहा रिसीविंग आप कल मॉर्निंग में ले लीजिएगा, ठीक है। दूसरे दिन यहाँ पे संजय दत्त का शो होना था, तो चौकी इंचार्ज उसमें बिजी हो गए, कभी कोई पता नहीं चल पाया था। फिर हम लोगों ने कल किया कि हाँ एप्लीकेशन हमारी नहीं लिखी जा रही है, कुछ है, तो आज FIR दर्ज हुई हमारी, ठीक है ना। हम लोग GCP ऑफिस भी गए वहाँ पे कि जो है जो कार्रवाई है, क्योंकि भैया मैं 4 दिन से गायब होगा, चौथा दिन था गायब हो गए, तो 4 दिन से कहाँ लापता है, कोई खबर नहीं मिल पा रही है। उस कंडीशन में जो है हाथ हुआ तब जाके चीज़ें पता चली कि इस तरह की कंडीशन हुई। उनके लड़के ने ही जो है सब चीज़ें अपने ऊपर कबूली की, हमने ऐसा किया है। यहाँ पर जो मानवेंद्र सिंह का मर्डर हो गया है, ये 20 तारीख की घटना है। रात में वो अपने कहीं बारात से आए थे, तो लड़के और बाप में क्या हुआ हटाओ को हम लोगों को नहीं पता है क्या हुआ, लेकिन 2 दिन बाद हम लोगों को पता चली कि वो है नहीं। तो हम लोग खोज रहे थे कि पुलिस में FIR वगैरह कराई जाए। तो फिर भी अच्छा एक सेंटिमेंटल होता कि हो सकता है नाराज हो गए हों, वो वापस आ जाएंगे। लेकिन जब कल शाम तक वापस नहीं हुए, तब हम लोगों ने थोड़ा सा एक्शन लिया। पुलिस आशियाना थाना पुलिस में गए, पुलिस में थोड़ा प्रेशर बनाया, तो उन लोगों ने CDR के लिए प्रोसेस किया। तब भी हम लोग संतुष्ट नहीं हुए, तो हम लोग DSP ऑफिस हजरतगंज गए, उन्होंने उस पर ज़्यादा प्रोसेस किया, तो कार्रवाई हुई। लेकिन तब लड़के ने देखा कि छानबीन ज़्यादा बढ़ रही है, वो कहीं से टूट गया। पहले तो उसने बोला कि ये उन्होंने अपना सुसाइड कर लिया, थोड़ा प्रेशर बनाने पे उनके रिश्तेदारों के, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया, कन्फेस कर लिया कि इनका मैंने मर्डर किया, गोली मार दी। बता दें कि आरोपी बेटे ने खुद पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस की सघन पूछताछ में उसने जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने घर से नीला ड्रम बरामद किया, जिसमें धड़ मिला, जबकि अन्य अंग बाहर फेंके गए थे। थाना आशियाना पे एक गुमशुदगी का मामला दर्ज किया गया था कि मानवेंद्र प्रताप सिंह हैं, जिनकी उम्र लगभग 49 साल है, और वो 20 तारीख को सुबह से अपने घर से कुछ बता के चले गए थे और उसके बाद से नहीं आए हैं।
इस संबंध में पुलिस जांच कर रही थी। अब इसका आज अनावरण ये हुआ है कि उनका जो पुत्र है 19 साल का अक्षत प्रताप सिंह, उसने ही अपने पिता की हत्या घर में ही एक राइफल से गोली चलाकर कर दी थी, जिससे उनकी मौके पर मृत्यु हो गई थी। जो मुलजिम है वो पुलिस की कस्टडी में है, उसने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया है और घटनास्थल का निरीक्षण हम लोग द्वारा कर लिया गया है। फोरेंसिक की टीम साक्ष्य इकट्ठा कर रही है और जो मुलजिम है उसने ये भी अभी बताया है कि उसने जो साक्ष्य को छुपाने की दृष्टि से जो शव है उसके कुछ टुकड़े किए थे, जिसमें कुछ पार्ट्स को उसने एक जगह कहीं फेंक दिया है और जो बॉडी का जो धड़ है वो ग्राउंड फ्लोर से बरामद भी हुआ है। इस सिलसिले में अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है और साक्ष्य संकलन की जा रही है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जांच में उसने पढ़ाई के दबाव को हत्या का कारण बताया है। इस खौफनाक वारदात ने पारिवारिक रिश्तों, अभिभावकीय दबाव और बच्चों की मानसिक स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जबकि पुलिस फोरेंसिक जांच के साथ मामले को आगे बढ़ा रही है ताकि पूरी साजिश का खुलासा हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। इसी बीच मुरादाबाद से एक और बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर महिला सिक्योरिटी गार्ड की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। 15 साल से प्लॉट में चौकीदारी कर रही थी ये महिला। इफ्तारी के बाद प्लॉट में बने आवास में ये महिला थी। 4 हमलावर युवक ने घटना को अंजाम दिया है। पुलिस गिरफ्त में एक आरोपी। तो मुरादाबाद में महिला सिक्योरिटी गार्ड की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। यह सनसनीखेज मामला सामने आया है। 15 साल से प्लॉट में चौकीदारी कर रही थी ये महिला। इफ्तारी के बाद प्लॉट में बने आवास में ये महिला थी। जोला को दिल्ली रोड पर एक समृद्धि विहार, उसके पास एक खाली प्लॉट है। वहाँ पे किसी महिला को गोली मारने की सूचना मिली थी। उस पर तत्काल सीओ सिविल लाइंस और एसएचओ मझोला यहाँ मौके पर है और यहाँ जो लोग उपस्थित थे उनसे पूछताछ की गई और ये पता चला कि जो हमलावर थे उसमें से एक व्यक्ति यहाँ से भागा हुआ है। तत्काल उसको हिरासत में ले लिया गया और बाकी यहाँ पर मौके पे आकर जो महिला के साथ उसके परिवारजन रह रहे थे उनसे पूछताछ की गई है। पूछताछ से अभी कुछ चीज़ें स्पष्ट नहीं हुई है। उनका कहना था कि 2 व्यक्ति आए थे और उसमें से इन लोगों ने हमारी माँ पर गोली चला दी, हमारी दादी पर गोली चला दी। वो जो 2 लोग थे उसमें से जो एक हिरासत में वो भी थे। इससे पूछताछ की जा रही है और उसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जो महिला जिनको गोली लगी थी उनको अस्पताल ले जाया गया था, वहाँ उनकी मौत हो गई है। इसमें जो उनके लड़के हैं, बाकी लोग भी आसपास में रह रहे थे, उनको भी बुलाया गया था और उनसे छानबीन की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। हमारे सभी अधिकारियों ने आकर मौके का निरीक्षण किया है। हमारी फोरेंसिक की टीम यहाँ मौके पर छानबीन कर रही है और इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई वो की जाएगी। फिलहाल हमारा जो फोकस है वो है जो हिरासत में है उससे पूछताछ की गई है। उसने अपने साथ जिसका नाम बताया। वहीं हरदोई से एक और बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर शिक्षक पर अश्लील प्रस्ताव रखने का आरोप है। बैड टच करने का आरोप लगाया गया है। आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने के भी आरोप है। छात्राओं की शिकायत यहां पर देखने को मिली है। शिक्षक ने अनुचित तरीके से छुआ। विभागीय कार्रवाई में आरोपी शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस ने पीड़ित छात्राओं के बयान भी दर्ज किए। माधवगंज के एक विद्यालय में वहां अध्ययनरत बालिकाओं के साथ उस विद्यालय के ही शिक्षक श्री योगेश कुमार के विरुद्ध यह शिकायत प्राप्त हुई कि उन्होंने बालिकाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया और आपत्तिजनक वार्ता की तथा बैड टच भी किया। उक्त घटना की शिकायत बालिकाओं ने अपने अभिभावक से करी और अभिभावक ने उससे खंड शिक्षा अधिकारी को अवगत कराया। खंड शिक्षाधिकारी ने तत्काल अपनी आख्या कार्यालय को भेजी और उनकी आख्या के क्रम में शिक्षक श्री योगेश कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। घटना की विस्तृत जांच के लिए खंड शिक्षा अधिकारी बिलग्राम एवं खंड शिक्षा अधिकारी पिहानी की संयुक्त जांच टीम गठित कर दी गई है।
वहीं अयोध्या में खाद्य सुरक्षा विभाग ने रमजान और होली जैसे पवित्र त्योहारों से ठीक पहले मिलावटखोरों पर सख्त कार्रवाई करना शुरू कर दी है। विभाग की टीम ने विशेष निरीक्षण अभियान चलाया है, जिसमें खाने के तेल की एक बड़ी खेप जब्त की गई है, जो मिलावटी और सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई है। इस कार्रवाई को लेकर के विभाग के अधिकारियों का क्या कुछ कहना है और कैसे ये कार्रवाई की गई, इस रिपोर्ट में देखिए। अयोध्या में उत्तर प्रदेश के खाद्य सुरक्षा विभाग ने रमजान और होली जैसे त्योहारों से पहले विशेष निरीक्षण अभियान चलाया है, जिसमें मिलावटी और असुरक्षित खाद्य पदार्थों पर सख्त कार्रवाई की गई। इस दौरान विभाग की टीम ने खाने के तेल की एक बड़ी खेप जब्त की, जो मिलावटी या मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई थी। ये कार्रवाई उपभोक्ताओं को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की गई, क्योंकि त्योहारों के समय खाद्य तेल, घी और अन्य सामग्रियों में मिलावट की घटनाएं बढ़ जाती है। विभाग के अधिकारी मानिक चंद सिंह के नेतृत्व में टीमें सक्रिय है और विभिन्न प्रतिष्ठानों, स्टॉक रूम पर छापेमारी कर रही है, जहां नमूने लेकर जांच की जा रही है। ये कार्रवाई हमारी जो है 18 से लगातार 28 तक चलेगी और ये जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में टीम का गठन किया गया है। पर डे जो है 2 टीमें चल रही हैं और एक टीम हमारे निर्देशन में है जो कार्रवाई कर रही है। उसी के क्रम में आज हम लोगों ने लगभग जो है आपके पामोलिन ऑयल का और इसके बाद दूसरा जो है रिफाइंड सोया ऑयल का और फिर साथ में जो है एक महालक्ष्मी ब्रांड है जो नेपाल का ब्रांड है, उसका 2 टीने खास तौर से जो हम लोग ने सीज किया है। और साथ ही साथ जो है उसको ये रमजान के पर्व को देखते हुए सेवई पर भी कार्रवाई की जा रही है और खजूर पर भी कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि कई जगह से अंदेशा भी आया है कि इस पर भी कुछ मिलावटी जो है सामान प्राप्त हो रहे हैं। उसी के क्रम में लगातार जो है कार्रवाइयां चल रही हैं। इसी तरह के अभियान में अन्य जगहों पर भी वनस्पति घी, नमकीन और अन्य मिलावटी सामग्री जब्त हुई है। जैसे कि एक मामले में 9,17,000 रुपए मूल्य का माल जब्त किया गया। ये कदम आम लोगों को शुद्ध और सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उठाया गया है और विभाग ने चेतावनी दी है कि मिलावटखोरों के खिलाफ लगातार सख्ती बरती जाए। इस घटना से स्थानीय लोगों में जागरूकता बढ़ी है और विभाग ने आश्वासन दिया है कि ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे। साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। चलिए फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।